नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे E20 पेट्रोल पर। E20 पेट्रोल देश भर में लागू हो चुका है और जिस तरह से E20 पेट्रोल पर हुआ बनाया जा रहा है पूरा देश में, उसी का सच्चाई को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सच में E20 पेट्रोल जो है गाड़ियां के इंजन को खराब कर रही है, माइलेज को प्रभावित कर रही है, या फिर जानबूझ करके भ्रम फैलाया जा रहा है और सरकार पर दोषारोपण मढ़ा जा रहा है। इसी पर हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल होता है, जो गन्ना, राइस, मेज इत्यादि से बनाया जाता है। वहीं 80% पेट्रोल होता है। आपको पिक्चर में साफ दिख रहा होगा कि कलर दोनों का अलग अलग है, लेकिन हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में ऐसा इंजन को खराब या परफॉर्मेंस इंजन का प्रभावित हो रहा है। इसी पर हम लोग का आज का वीडियो है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीते कुछ हफ्तों से देश भर में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 को लेकर बहस तेज हो गई है। 1 अप्रैल से पूरे देश में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे वाहन उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि उनकी गाड़ियां का माइलेज और परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ है। आलोचकों का कहना है कि बाजार में अभी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन मौजूद हैं जो 10% इथेनॉल वाले पेट्रोल का डिजाइन किया गया है, मतलब कि 20% इथेनॉल नहीं मैनेज कर सकती है गाड़ियां। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि क्या आप E20 लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं किए थे, या और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है सरकार से कि E20 पेट्रोल 2030 में लागू करना था, लेकिन आप समय से पहले 5 साल पहले कैसे लागू कर दिए। विवाद बढ़ने पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर E20 पेट्रोल से वाहन का माइलेज 3 से 5% तक घट सकता है, लेकिन इंजन और परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। सरकार का तर्क है कि इथेनॉल एक अपेक्षाकृत हरित ईंधन है, ग्रीन फ्यूल है, जो पेट्रोलियम आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में मदद करेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच यह तर्क और महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन सवाल सिर्फ कम माइलेज आने की प्रति लीटर ईंधन में तय दूरी घटने का नहीं है। E20 को लेकर बहस ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात, किसानों की आय, जल संसाधन, पर्यावरण और लागत जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ स्वाति शेषाद्री का मानना है कि मुद्दे विकास और जलवायु दोनों को एक साथ प्रभावित करते हैं। शेषाद्री कहती हैं कि इथेनॉल ईंधन के लंबी अवधि में आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर अभी और गंभीर अध्ययन करने की जरूरत है। ऑटो विशेषज्ञ अमित खर्रे और पेट्रोलियम मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा भी इस पर डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि E20 ईंधन से इंजन कैसे प्रभावित हो रहा है। इनका मानना है कि E20 ईंधन की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती यह है कि इथेनॉल पानी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, और जब ईंधन में नमी या पानी मिल जाता है तो कुछ परिस्थितियों में इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण अलग होने लगता है। इसके बाद कई तरह की तकनीकी परेशानियां पैदा हो सकती है। इस पर भी सरकार ने स्पष्ट कर चुका है कि ईंधन में पानी का पहुंचना किसी भी प्रकार के पेट्रोल के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप प्योर पेट्रोल ले रहे हैं और उसमें भी अगर पानी चला जाता है तो वो खराब ही करेगा, और अगर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ले रहे हैं उसमें भी अगर पानी का अंश है तो आपको माइलेज और ये गाड़ी बंद होने की समस्या जरूर आएगी। ये सरकार का तर्क है। सरकार के मुताबिक आधुनिक गाड़ियों में ऐसी व्यवस्था होती है जो सामान्य परिस्थितियों में ईंधन टैंक में पानी जाने से रोकती है। अमित खरे अपने दावे के बारे में विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि अगर इसे आम भाषा में समझे तो E20 ईंधन टैंक से लो प्रेशर फ्यूल पंप करके इंजन तक पहुंचता है, लेकिन समस्या अक्सर टैंक के भीतर ही शुरू होती है। उनका दावा है कि पानी और इथेनॉल के मिश्रण की वजह से अशुद्धियां और गंदगी भी अपेक्षाकृत अधिक जल्दी जमा हो सकता है। इससे फ्यूल फिल्टर चौक होने की जोखिम बढ़ सकती है। उनके मुताबिक जब फिल्टर या पंप प्रभावित होता है तो इंजन तक ईंधन की आपूर्ति बाधित हो सकती है। परिणाम स्वरूप वाहन चालक अचानक बंद पड़ सकता है और चालक के लिए यह स्थिति बेहद परेशान करने वाली हो सकती है।
उनका मानना है कि कई मामलों में समस्या की जड़ फ्यूल सिस्टम की सप्लाई या फिल्टर में होती है, लेकिन अक्सर मरम्मत की बजाय पूरे फ्यूल पंप को बदलने की सलाह दी जाती है। इससे ग्राहकों का खर्च काफी बढ़ जाता है। जब वाहन मालिकों को मरम्मत का बड़ा अनुमानित बिल मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से E20 ईंधन को लेकर उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। अपने इस दावे के समर्थन में वह उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि दिल्ली में 18 महीनों से E20 पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरान लोगों ने अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग तो कराई, मगर इसमें कंपनियां कभी ईंधन पंप की सफाई को शामिल नहीं करती। इससे ये समस्या बढ़ती चली गई और अब इसका असर बड़े रूप में दिख रहा है। यही वजह है कि E20 पर चर्चा केवल माइलेज या परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वाहन के फ्यूल सिस्टम की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और रखरखाव लागत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। E20 पेट्रोल से सबसे ज्यादा किस पर असर पड़ेगा? तो पेट्रोलियम विशेषज्ञ नरेंद्र तरेजा और ऑटो एक्सपर्ट अमित खरे कहते हैं कि E20 पेट्रोल का सबसे ज्यादा असर दो पहिया वाहन और चार पहिया पुरानी गाड़ियों के ऊपर हो रहा है, जबकि इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को बनाने की दीर्घकालिक लागत और लाभ को लेकर बहस अभी भी जारी है। उनका मानना है, यानी कि अमित खरे का मानना है कि गाड़ियों के माइलेज पर असर मुख्य रूप से इथेनॉल के गुणों की वजह से पड़ता है। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक होता है, लेकिन उसका ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होता है। यही कारण है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से फ्यूल एफिशिएंसी में गिरावट देखी जाती है। मेरे उनके मुताबिक कि अनुभव में सबसे अधिक शिकायतें दोपहिया वाहन मालिकों का है। कई बाइक मालिकों को माइलेज में करीब 10 से 12% तक कमी महसूस हो रही है, जो उनके लिए चिंता का विषय है। उनका मानना है कि चौपहिया यानी कि चार पहिए वाले वाहन पर भी इसका असर दिखाई देता है। जो 1500 सीसी से छोटे इंजन वाले गाड़ियां हैं, उनका माइलेज जो है वो 8-10% गिर गया है। 2 लीटर या उससे बड़े इंजनों में यह भी कमी अपेक्षाकृत कम, करीब 6 से 7% के आसपास रहती है। चूंकि भारत में छोटे इंजन वाली गाड़ियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बहस वही उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है कि माइलेज जो है वो कम हो गया, परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गया है। सरकार ने हाल में कहा कि माइलेज में गिरावट आमतौर पर 3 से 5% तक है। इस अंतर को लेकर भी दोनों विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें भी अतिशयोक्ति है। सरकार और ओरिजिनल चीजें जो माइलेज ओरिजिनल में दे रही है और जो सरकार का डेटा है, उनका कहना है कि सरकार नुकसान को कम करके बता रही है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ यूजर अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं। माइलेज माइलेज के मुद्दे पर अमित खरे यह कहते हैं कि कार निर्माता कंपनियां नाप तौलकर प्रतिक्रिया दे रही हैं। उन्होंने कहा, हाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाहन निर्माताओं के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर कॉरपोरेट मामलों से जुड़े अधिकारी थे, तकनीकी या सर्विस विशेषज्ञ नहीं। इसलिए असर से जुड़ी कम जानकारियां सामने आई। उनके मुताबिक उद्योग जगत के कुछ लोगों का मानना है कि E20 से जुड़ी शिकायतें बढ़ने पर भविष्य में लोग ईंधन के साथ साथ कार कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसलिए अधिकांश कंपनियां फिलहाल खुलकर कुछ कहने के बजाय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। विशेषज्ञ खरे का मानना है कि नए ईंधन से वाहनों की मुख्य समस्या माइलेज में गिरावट और गाड़ियों के मेंटेनेंस से जुड़ी है। अमित खरे ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 18 महीने से यह ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अब इसका असर वाहनों पर दिखने लगा है। वह कहते हैं कि गाड़ियों की रूटीन सर्विसिंग में फ्यूल पंप की सफाई होती रही तो शायद कई मामलों में परेशानी कम हो सकती है। उनका कहना है कि नए ईंधन से इंजन खराब होने की शुरुआती संकेत यूं तो बहुत स्पष्ट नहीं है, मगर कुछ मामलों में वाहन हल्के झटके लेने लगते हैं या चलने के दौरान हिचकोले महसूस होते हैं, जो फ्यूल सप्लाई में रुकावट का संकेत हो सकता है। लेकिन अधिकांश चालक इन संकेतों को गंभीरता से नहीं ले पाते, इसलिए कई बार समस्या का पता तब चलता है जब वाहन अचानक बंद पड़ जाता है और चालक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑटो एक्सपर्ट अमित खरे कहते हैं कि अगर E20 को 2030 की मूल समय सीमा के अनुसार लागू किया जाता, तो स्थिति कुछ अलग हो सकती थी। तब तक E5 और बड़ी संख्या में E10 अनुकूल वाहन स्वाभाविक रूप से सड़कों पर हो सकती थी।
क्योंकि उनके निर्माण को 10 साल पूरे हो जाते। मौजूदा समस्याएं सबसे ज्यादा इन्हीं पुरानी वाहनों में देखी जा रही है। उनके मुताबिक नीति आयोग की रूपरेखा भी इसी क्रमिक बदलाव की बात करती है, लेकिन सरकार ने इथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए कार्यक्रम को पहले लागू करने का फैसला किया और यहीं से दिक्कतें बढ़ी। पेट्रोलियम मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि E20 को तय सीमा से पहले लागू करने के पीछे की मुख्य वजह बड़े स्तर पर इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी समस्या को समय से पहले विकसित कर लेना है। वह कहते हैं कि जब इथेनॉल का पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध दिखा और यह लगा कि इससे आयात बिल को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, तो इस कार्यक्रम को 5 साल पहले लागू करने का फैसला किया गया। साथ ही वह कहते हैं कि मेरा मानना है कि योजना का उद्देश्य सकारात्मक था, लेकिन इसे लागू करने के दौरान आम उपभोक्ताओं को इसकी जरूरत, फायदे और संभावित असर के बारे में ठीक से नहीं समझाया गया। शायद यही वजह है कि E20 को लेकर भ्रम और आशंकाएं बढ़ी हैं। सरकार और तेल मार्केटिंग कंपनियों का मानना है कि E20 ईंधन पर व्यापक परीक्षण किए गए हैं और E20 अनुकूल वाहनों में इसके इस्तेमाल से कोई बड़ी समस्या, तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है। उनका मानना है कि आम लोगों में नए ईंधन के प्रति भरोसा लाने के लिए सरकार और वाहन कंपनियों दोनों को अधिक पारदर्शिता दिखानी चाहिए। अगर पुराने वाहनों के मालिकों की ओर से शिकायतें आ रही हैं, तो उनका मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए और उसके नतीजे सार्वजनिक किए जाने चाहिए। अगर E20 के कारण पुराने मॉडलों में कोई तकनीकी समस्या सामने आ रही है, तो कंपनियों को उसके समाधान और पुराने इंजनों की कार्यक्षमता बेहतर करने पर काम करनी चाहिए। पेट्रोलियम मामलों के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा का मानना है कि पेट्रोल पंपों पर E10 और E20 दोनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। व्यावहारिक और आर्थिक रूप से बहुत कठिन होता है। उनका कहना है कि भारत में इथेनॉल ईंधन लागू करने की नीति की तुलना ब्राजील से नहीं की जा सकती, जहां उपभोक्ताओं के पास ईंधन चुनने का विकल्प है। देश में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप हैं। अगर दोनों ईंधनों को समानांतर रूप से उपलब्ध कराना हो तो अलग स्टोरेज टैंक, अलग टैंकर, अलग वितरण व्यवस्था और अतिरिक्त परीक्षण की जरूरत पड़ती है। इसका खर्च बहुत बड़ा होता है। उनका कहना है कि अगर सरकार इथेनॉल ब्लेड पेट्रोल ब्लेंड पेट्रोल के विकल्प पर खर्च करेगी तो E20 ईंधन से जो संभावित बचत हो सकती है वह भी नहीं लागू होगी। साथ ही उनका तर्क है कि तरल ईंधन में पेट्रोल की हिस्सेदारी मात्र 16-17% है, जबकि डीजल की 40% और डीजल की ब्लेंडिंग अभी नहीं हो रही है, इसलिए असर कम है। दूसरी ओर अमित खरे मानते हैं कि अगर आम उपभोक्ताओं को 10 और 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विकल्प मिलता है, तो बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को मौजूदा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता है। वे यह भी कहते हैं कि ये दो विकल्प उपलब्ध कराना सरकार के लिए संभव था। उन्होंने कहा कि कई पेट्रोल पंपों ने E20 लागू होने के दौरान अपने कुछ प्रीमियम ईंधन विकल्पों की जगह बदली थी। उन्हीं डिस्पेंसरों पर E10 की सप्लाई जारी रखी जा सकती थी। वे कहते हैं कि इसके लिए बड़े बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत नहीं थी, केवल ईंधन की सप्लाई और लेबलिंग में बदलाव करना पड़ता। नरेंद्र तनेजा मानते हैं कि E20 का मकसद सिर्फ तेल आयात कम करना नहीं, बल्कि पेट्रोल वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को भी घटाना है। लेकिन वह इथेनॉल उत्पादन से बड़ी जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं के सवाल को भी वैध मानते हैं। उन्होंने कहा, इथेनॉल केवल गन्ने से ही नहीं, बल्कि टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से भी बनाया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा पानी खर्च होती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या भारत जैसे देश में पानी की ज्यादा खपत वाली फसलों को उगाकर इथेनॉल बनाना सही रणनीति है, या फिर संसाधनों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी वैकल्पिक गाड़ियों में किया जाए। इधर ऊर्जा विशेषज्ञ स्वाति शेषाद्री मानती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह केवल अंतरिम उपाय है। इससे पेट्रोल पर निर्भरता की मूल समस्या नहीं सुलझती, क्योंकि अधिकांश वाहन अब भी पारंपरिक ईंधन पर ही निर्भर है। वे कहती हैं कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को ग्रीन फ्यूल कहा जा रहा है, मगर इसके उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को देखें तो पाएंगे कि इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। वे उदाहरण के तौर पर कहती है कि इथेनॉल के उत्पादन में जमीन, पानी और ऊर्जा
उर्वरकों का इस्तेमाल होता है। आगे जैसे-जैसे इथेनॉल की मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे गन्ने और मक्का जैसी फसलों के लिए खेती का क्षेत्र भी बढ़ सकता है। इन फसलों में उर्वरकों का बहुत उपयोग होता है और ये उर्वरक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। अगर इन फसलों का रकबा बढ़ता है, तो अन्य खाद्य फसलों का क्षेत्र घट सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े हो सकते हैं। वहीं वह कहती है कि परिवहन क्षेत्र में यह सोचना होगा कि क्या समाधान केवल निजी वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन ढूंढना है या फिर बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। उन्होंने कहा पानी के इस्तेमाल का सवाल भी महत्वपूर्ण है। 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन के लिए लगभग 2860 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है और यह खपत ऐसी जगहों पर होगी जहां दशकों से गन्ना उगाया जाता है, यानी जहां पहले से ही पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह एक नीतिगत विकल्प का सवाल बन जाता है कि सीमित जल संसाधनों का उपयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाए, घरेलू जरूरतों के लिए या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए। इस तरह से बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार जो है और स्टडी करे कि क्या इथेनॉल का उत्पादन कहीं खाद्य आपूर्ति जल संकट को ऐसा ना पैदा कर दे भारत में। फिलहाल E20 ईंधन जो है वो सरकार जो थीसिस दे रही है कि सरकार का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होगा, सरकार पर कम बोझा पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं सही है। E20 जो पेट्रोल है वो नए गाड़ियों पर थोड़ा भी अफेक्ट नहीं डालेगा। कुछ अगर पुराने इंजन है, पुरानी गाड़ियां हैं, तो उस पर माइलेज अफेक्ट देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।